जब टेलीस्कोप की बात करेंगे तो उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, और माइक्रोस्कोप की बात करेंगे उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर, ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, दो लेंस होता है, इनफैक्ट माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। तो टेलीस्कोप में कौन बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है कि आईपीस बड़ा होता है? आईपीस। ऑब्जेक्टिव बड़ा। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है ना। इस तरीके से तुम देखो टेलीस्कोप ऐसे होता है, अगर फिगर में भी देखे होंगे ऐसे करके। तो यहाँ जो लेंस लगा होता है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है इस तरीके से, और एक लेंस यहाँ पे लगा होता है, छोटा सा होता है। आईपीस काफी छोटा होता है, 2-3 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ये 20, 30, 50 सेंटीमीटर का होता है। तो ये है क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और ये क्या होता है, आईपीस होता है। अब जिससे लाइट रेज आती है वो फर्दर इमेज बनाती है, इसे रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ हमें वो चीजें दिखती है। तो मेनली हम किसकी बात करेंगे, हम इस जो आईपीस, क्योंकि हम किसको देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव जो लाएगा उसको नहीं देखेंगे, ये जो इमेज बनाएगा ना, आईपीस जो बनाएगा हम उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे मेनली इसकी बात करेंगे, आईपीस वाले जो स्मॉल साइज में होगा उसकी बात करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं, हम केवल इसमें से लेंस जो है उसको बना रहे हैं। जैसे मान लो ये हमने लेंस बनाया, और इससे दो ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इससे दो है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे टकरा के, मतलब पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, और इन दोनों का इमेज यहाँ पे बन रहा है, और इस तरीके से बन रहा है। ये पहले का सर्किल है, ये, और ये क्या है, ये दूसरे का सर्किल, इस तरीके से दूसरे का सर्किल। अब टू स्केल ले लेना इसमें, और बड़ा ही बना देते हैं। इतना बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन हम चलो बना देते हैं, छोटा सा डिस्क बनेगा इसमें। इस तरीके से बन रहा है, दोनों सेम शेप एंड साइज का बनेगा। और जस्ट मतलब इन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये R0 के इक्वल होना चाहिए। F जो क्या है, F इसका फोकल लेंथ है, F इसका फोकल लेंथ है। तो इमेज कहाँ बन रहा होगा, जिसके फोकल प्लेन पे बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, ये जो इमेज है इसके फोकल प्लेन पे बन रहा होगा, ये इमेज इसके फोकल प्लेन पे बन रहा होगा, ठीक है। इसके फोकल प्लेन पे, फोकल प्लेन ये जो है फोकल प्लेन ऑफ लेंस, इस पे इसका इमेज बन रहा होगा। अब मान लो ये एंगल जो है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, ये हमारा इसके केस में ये मतलब कि आसमान में तुम ये डिस्टेंस आसानी से मेजर कर पाओगे कि ये एंगुलर सेपरेशन थीटा आसानी से मेजर कर पाओगे। मान लो टेलीस्कोप में हम किसको देखते हैं, टेलीस्कोप में हम नजदीक की चीजों को देखते हैं, कि जो चीज बहुत दूर होता है उसको देखते हैं, बहुत दूर की चीज, बहुत दूर मतलब कि आसमान में दो तारे हैं, तो इनके बीच में क्या सेपरेशन होगा इसको हम जाके मेजर कर पाएंगे, या फिर वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा उसको हम इजीली मेजर कर पाएंगे, एंगल में। एंगल को। तो इसमें इन केस ऑफ टेलीस्कोप रिजोल्यूशन लिमिट जो दिया जाता है इस एंगल डी थीटा से दिया जाता है, ठीक है। तो यही ये एंगल डी थीटा जितना कम होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन केस ऑफ टेलीस्कोप यही रिजोल्यूशन लिमिट कहलाएगा,
रिजोल्यूशन लिमिट क्या होगा, वो होगा एंगुलर, ये होगा एंगुलर रिजोल्यूशन लिमिट। और इसमें रिजॉल्विंग पावर जो हो जाएगा 1/डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। अब ये अगर डेल्टा थीटा है तो ये भी कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा ये, और ये डिस्टेंस कितना है, फोकस होगा कि नहीं होगा, ये यहां से यहां तक का सेपरेशन फोकस होगा। तो इसमें डेल्टा थीटा इक्वल टू आर नॉट इंटू फोकस, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और यहां से फोकस इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। एफ इंटू डेल्टा थीटा, और आर नॉट का वैल्यू बोलो कितना होगा, आर नॉट की वैल्यू लैम्डा एफ बाई ए, 1.22 लैम्डा एफ बाई ए। ए क्या होगा, तो ए जो है इसकी अपार्चर, ये जो अपार्चर है ये क्या है, ए। अब यहाँ एफ से एफ कट गया तो डेल्टा थीटा जो आ जाएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 1.22 लैम्डा अपॉन ए, और रिजॉल्विंग पावर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा ए 1.22 अपॉन लैम्डा। अच्छा, ये कौन, ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कौन देखेगा, ये लेंस ऑब्जेक्टिव का होगा कि आईपीस का होगा, ये ऑब्जेक्टिव का, ये ऑब्जेक्टिव का होगा, ये किसका होगा, ये ऑब्जेक्टिव का होगा। वो इस तरीके से बनाएगा और आईपीस इसको फिर क्या करेगा, फर्दर थोड़ा मैग्नीफाई करेगा। तो जब तक रिजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी, जब तक रिजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी तो क्या उसकी मैग्निफिकेशन अच्छी हो जाएगी क्या, नो सर, नहीं ना। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव उसको रिजॉल्व करके देगा, जो आईपीस है उसी को फर्दर थोड़ा बहुत मैग्नीफाई कर पाएगा। तो अगर यही ऑब्जेक्टिव उसको दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देगा तो क्या आईपीस उसको दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में मैग्नीफाई कर पाएगा, नो सर, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना। देखो, रिजॉल्विंग पावर किन किन बातों पर डिपेंड करती है, रिजॉल्विंग पावर क्या अपार्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, यस सर, मतलब ऑब्जेक्टिव का अपार्चर जितना अधिक होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी कि नहीं। यस सर, तो फॉर बेटर रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज जो होता है टेलीस्कोप में बड़ा होता है। और जो लाइट वहां पे आ रही है, जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, उसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी उसका रिजॉल्विंग पावर उतना अधिक होगा। तो व्हाइट लाइट में से सारे के सारे लाइट में से मान लो कि अगर रेड वाला कंपोनेंट ज्यादा पहुंच रहा है तो उसका रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा। समझ में आया, तो ये होगा, रेड वाले का तो कम होगा ना, क्या रेड वाले का तो कम होगा ना, रेड वाले का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होती है। ज्यादा, हाँ, ज्यादा, सॉरी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिजॉल्विंग पावर कम होगा, हाँ, सही है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिजॉल्विंग पावर कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये तो काफी आसान होता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है वो थोड़ा सा, इसमें उसकी डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो देख, ध्यान रखना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप आएगा उसमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे, ये जो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है उसको दोनों में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल मत कर देना, कि टेलीस्कोप को चाहे माइक्रोस्कोप को चाहे फॉर्मूला। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में क्या आएगा, ऊपर में आएगा अपार्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है अपार्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आएगा उसमें अपार्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, जो लाइट यहां से आ रही है उसकी वेवलेंथ। क्लियर है ये चीज क्लियर है या नहीं। अच्छा, मान लो इसमें हम क्वेश्चन हम कर दिए कि लेंस के आगे एक ट्रांसपेरेंट स्लैब हम डाल दिए, लेंस के आगे एक ट्रांसपेरेंट स्लैब डाल दिए जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो रिजोल्यूशन बेटर होगा या पहले से खराब हो जाएगा,
रिजोल्यूशन बेटर होगा या पहले से खराब हो जाएगा? खराब होगा। खराब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे लाइट की अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो इस स्लैब से जो वेवलेंथ निकलेगी वो क्या होगी? लैम्डा होगी वो, या फिर कुछ और हो जाएगा? लैम्डा से कम। कुछ और हो जाएगा। लैम्डा से कम होगा ना? यस सर। लैम्डा अपॉन म्यू यस होगा। सर। और जब ये यहाँ पे जब स्लैब डालेंगे तो रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो होगा A अपॉन 1.22 लैम्डा डैश, क्योंकि अब जो लेंस से पे लाइट आएगी इस स्लैब से पास होके आएगी। तो अब ये लैम्डा डैश पहले से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम। ज्यादा होगा। लैम्डा कम हुआ। हाँ लैम्डा कम लैम्डा। हुआ ना, ये ज्यादा है। और जब यस लैम्डा सर। कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। इसीलिए कई बार होता है कि टेलीस्कोप या स्पेशली माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है उसके आगे ट्रांसपेरेंट कुछ वायल वगैरह डाल दिया था, ट्रांसपेरेंट वायल वगैरह डाल दिया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो? काफी ज्यादा हो। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होने से यहाँ बेटर रिजोल्यूशन मिलता है। ठीक है, ये समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो ये था टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। आगे देखते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप अगर तुम्हें पता हो तो माइक्रोस्कोप में जिस चीज को हमें देखना होता है वो लेंस से काफी दूर पे होता है या फिर उसके पास ही होता है? पास होता है। पास होता है। कहाँ पे? फोकस से थोड़ा सा आगे, है ना? जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस से क्या होता है? थोड़ा सा आगे होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो ये उसका लेंस हुआ, और यहाँ पे अगर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करिए, सिंगल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है फोकस जो होगा इसका यहीं पे होगा। अगर तुमने रे ऑप्टिक्स वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो देखा होगा तो उसमें ये चीज हम बताए हैं कि ये जो होगा ये जस्ट फोकस से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है? और किसकी बात हो रही है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। और क्या ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसके पीछे कहीं आईपीस होगा। अब ये जो इमेज बना के देगा आईपीस उसी को मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट को अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो आईपीस भी उसका क्लियर कट इमेज नहीं बना पाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी जो पॉइंट इमेज बननी है, इसकी जो पॉइंट इमेज बननी है कहाँ पे? जो हम स्क्रीन पे बनाएंगे। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुम फोकस से थोड़ा सा आगे डालते हो, फोकस से थोड़ा सा आगे डालते हो, तो इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी। और ये इमेज क्या होगा? अगर इसकी लेंस की साइज छोटी है तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा कि इसका डिफ्लेक्टेड इमेज बनेगा। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी पॉइंट इमेज बनेगी कि डिफ्लेक्टेड इमेज बनेगी? डिफ्रैक्टेड इमेज। डिफ्रैक्टेड इमेज बनेगी। और इसकी यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम v बोल देंगे। क्लियर है ये? यस सर। ओके, अगेन यहाँ पे अपार्चर जो लिया जा रहा है, इसका अपार्चर a लिया जा रहा है। इसका जो अपार्चर डायमीटर लिया जा रहा है a लिया जा रहा है। a क्या है? ये है अपार्चर डायमीटर, मीटर लिया जा रहा है। और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है? अब अगेन यहाँ पे इसकी इस पॉइंट से इसकी रेडियस निकालने बोलेगा, इस पॉइंट से इस डिफ्रेक्टेड इमेज की रेडियस निकालने बोलेगा, तो रेडियस उतना ही निकल के आएगा ना। ये थीटा कितना निकल के आएगा? ये थीटा कितना बोलोगे? 1.22 लैम्डा अपॉन ए बोलोगे नहीं बोलोगे इसको?
यस सर। ओके। और जो इसकी मैग्नीफाई इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मॉड, तो मॉड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन का मॉड जो हो जाएगा वो u अपॉन v हो जाएगा। तो यहाँ पे u अपॉन f, ये मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं होगा? जो भी हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं उसका जो डिफ्लेक्टेड पैटर्न सेंट्रल ब्राइट बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम कुछ सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो इससे एंगल बना रहा है और इसके इस एंड से एंगल बना रहा है, उस एंगल का नाम हम बीटा कह देते हैं। मतलब ये एंगल बीटा होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अब जरा मुझे इसमें बताओ कि tan बीटा, और ये बीटा क्या है? बीटा काफी छोटा एंगल, ये बीटा एंगल जो है, बीटा जो है ये स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल क्यों होगा? ये स्मॉल एंगल क्यों होगा? क्योंकि जो लेंस है ना, ये लेंस काफी छोटा है। माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है वो काफी छोटा साइज का होता है, इसलिए एंगल जो होगी बहुत ज्यादा नहीं होगी। देखो माइक्रोस्कोप का लेंस जो होता है इस तरीके से छोटा होता है, और यहाँ पे तुमने डाला है तो देख सकते हो ये एंगल क्या होगी? काफी स्मॉल होगी। ये एंगल स्मॉल होगी, उस केस में बीटा, tan बीटा, sin बीटा सब क्या होगा? सेम होगा। तो हम इस एप्रोक्सीमेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin बीटा, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक? इसमें दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो इसमें जरा मुझे tan बीटा कितना होगा बता दो, इसकी a जरूरत upon पड़े। f, a/2f, a/2 अपॉन f हो a जाएगा by ना, 2f। ये यहाँ से हो जाएगा यस सर। a/2, तो ये हो जाएगा a/2 अपॉन f हो जाएगा। या फिर यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं a/2f इक्वल टू tan बीटा, और a/f को हम लिख देते हैं, a/f को कितना लिखते हैं? 2 tan बीटा लिख देते हैं, 2 tan बीटा लिख दो, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 sin बीटा भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो नो सर। सर। ये हम जनरल बात किए हैं, अभी हम रिजोल्यूशन की बात नहीं किए हैं। हम अभी बात किए हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको माइक्रोस्कोप से देखना होता है, तो माइक्रोस्कोप से तुम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को देखते हो कि काफी छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हो? छोटे ऑब्जेक्ट को। छोटे काफी ऑब्जेक्ट, छोटे को। काफी छोटे ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देखते उसको देखते हैं, तो उसका साइज क्या होगा? काफी छोटा पॉइंट साइज ही होगा, और उसकी जो वो इमेज थोड़ा रिजॉल्व करके देगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई या रिजॉल्व करके देगा, तो रिजोल्यूशन 2 या 2 से अधिक के केस में होनी चाहिए। तो यहाँ हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की है और उसके रिगार्डिंग ये सारी बातें लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम एफ कितना लिख दें? ये एफ को, फोकस को, ये हम लिख सकते हैं ना, a/2 sin बीटा। ये अगर आगे जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन में तो इन सबको याद रखना, इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन को या फिर a/f को या f को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं और देखते हैं कि उसके बीच में कितना मिनिमम सेपरेशन होगा, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अब आगे फिगर जो बना रहे हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमने लेंस लिया, इसको मैंने बड़ा बनाया है ताकि फिगर क्लियर बने। ये ऑलरेडी जो होगा माइक्रोस्कोप का तो काफी छोटे साइज का होगा ये। और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, और एक ऑब्जेक्ट को मान लिया कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और इन्हीं दोनों को, ये दोनों को मुझे रिजॉल्व करना है, और ये यहाँ पे ये मिनिमम सेपरेशन पे होगा। तो एक की जो इमेज बन जाएगी, एक का जो रिफ्लेक्टेड इमेज डिस्क बनेगा वो तो यही बन जाएगा। तो एक का डिस्क हमने यही ले लिया, और दूसरे का, इसको कलर अलग कर देते हैं, दूसरे का डिस्क जो होगा इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप करना होगा। और ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है इस कलर का, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और यहाँ से एक लाइन इस तक आएगी और इस पे तो वो आ ही रहा है, ठीक है। और ये एंगल क्या बोल देंगे हम? थीटा बोल देंगे। और ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ r0 हो जाएगा। ये लेंथ क्या हो जाएगा? r0 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें थीटा इक्वल टू, और ये कितना है, ये जो यहाँ से दोनों की इमेज बनी है वो इमेज बनी है यहाँ से, इमेज डिस्टेंस कितना v पे बनी है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू r नॉट अपॉन v होगा कि नहीं होगा? यस सर। थीटा इक्वल टू r नॉट अपॉन v होगा, और थीटा कितना लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू 1.22, और ये इसकी जो अपार्चर है a 1.22 लैम्डा अपॉन a, ये लिख देंगे यहाँ से, और इससे फिर दिस इम्प्लॉय 1.22 लैम्डा अपॉन a इक्वल टू r नॉट अपॉन कितना v, लिख लो इसको। तो यहां से v कितना आ जाएगा, यहां से v कितना आएगा, v जो आ जाएगा a r नॉट अपॉन 1.22 लैम्डा आएगा, ये v की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई। अच्छा, मैं ये देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसके बीच की सेपरेशन, इसका हाइट मानोगे कि नहीं मानोगे? एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसके बीच का हाइट ये मानोगे नहीं मानोगे, डी मिनिमम? यस। अच्छा, और रिजॉल्व होने के लिए दोनों के सेंटर के बीच में, रिजॉल्व होने के लिए दोनों का जो इमेज यहाँ पे, ये जो इमेज बन रहा है, इन दोनों को आर नॉट पे होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? यस। तो यहाँ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम डी मिनिमम आर नॉट, इसको अगर हम आर नॉट अपॉन डी मिनिमम लिखने में कोई दिक्कत? इसको आर नॉट अपॉन डी मिनिमम लिखने में कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो सबसे अधिक इंटेंसिटी एक का यहाँ पे और दूसरे का यहाँ पे, तो इसको क्लियरली हम तभी रिजॉल्व कर पाएंगे ना जब ये कम से कम इतना सेपरेशन या इससे ज्यादा पे हो, कि नहीं? यस सर। और मैग्निफिकेशन इक्वल टू ऑल्सो, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन u के इक्वल होता है। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, v अपॉन u इक्वल टू आर नॉट अपॉन डी मिनिमम, तो v तो वही रह जाएगा, और u कितना आ जाएगा, ये जो सेपरेशन है ये f आएगा कि नहीं आएगा? इसको तुम लिख दोगे f, यहाँ आ गया आर नॉट, ये आ गया डी मिनिमम, और इसको फिर v अपॉन आर नॉट इक्वल टू v अपॉन आर नॉट, एक मिनट, इसमें यहां तक ठीक है कि इसमें दिक्कत है? नो सर। अच्छा, तो v जो अभी निकाले हो, v की वैल्यू डाल दो, v जो यहां से अभी लिखे हैं ना, इसकी वैल्यू डाल दो, तो v के बदले लिख सकते हैं ना, देखो 1/f तो ऐसे ही रहने दिया, और v के बदले लिख देंगे a r नॉट 1.22 लैम्डा इक्वल टू r नॉट अपॉन कितना, d मिनिमम। ये r नॉट से r नॉट कट गया, r नॉट से r नॉट कट गया, और d मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, d मिनिमम की वैल्यू कितनी आई, ये जो आया डी मिनिमम की वैल्यू जो लिखोगे यहाँ पे 1.22 लैम्डा एफ अपॉन 1.22 लैम्डा एफ अपॉन ए, ऐसा लिख दोगे कि नहीं? यही आएगा डी मिनिमम की वैल्यू कि नहीं? यस सर। अच्छा, एफ अपॉन ए, देखो एफ अपॉन ए को f अपॉन a इक्वल टू 1/2 साइन बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से a अपॉन f इक्वल टू 2 साइन बीटा है, तो f अपॉन a को 1/2 साइन बीटा लिख सकते हैं ना यहां से? यस सर। तो ये चीज डाल दो इसमें, ये फिर इसमें
हम यहाँ अलग कलर से लिख देते हैं, डी मिनिमम जो आ जाएगा ये 1.22 लैम्डा, और एफ अपॉन ए के बदले में कितना आ जाएगा, एफ अपॉन ए के बदले में 1/2 साइन बीटा आ जाएगा, 2 साइन बीटा आ जाएगा। तो यही मिनिमम, ये क्या बना, ये बना रिजोल्यूशन लिमिट ना। डी मिनिमम क्या होता है, रिजोल्यूशन लिमिट। तो रिजॉल्विंग पावर कितना हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 1 रिजॉल्विंग लिमिट, और ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2 साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा हो जाएगी, ये रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी। इसमें से 2 साइन बीटा जो होता है, 2 साइन बीटा को हम लोग न्यूमेरिकल अपार्चर बोलते हैं। क्वेश्चन में कई बार रहेगा ये कि न्यूमेरिकल अपार्चर इतना है। ये जो है 2 साइन बीटा, जो 2 साइन बीटा है, 2 साइन बीटा को बोला जाता है न्यूमेरिकल अपार्चर, ये बोला जाता है। ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि इसमें ये तो ऑब्जेक्ट की काफी छोटी होती है ना यहाँ पे, तो इसमें हम चाहते हैं कि बेटर से बेटर रिजोल्यूशन मिले। इसके लिए क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम डाल दिया जाता है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक और स्लैब डाल दिया जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसको डालने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लैम्डा जो हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। तो अब जो रिवॉल्विंग पावर हो जाएगा क्या है ना, व्हेन अ ट्रांसपेरेंट स्लैब और मटेरियल of refractive index mu is between object and lens, then resolving power जो हो जाएगा 2 mu sin बीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा आएगा, है ना। यहाँ पे खाली लैम्डा पर म्यू ऊपर चला जाएगा ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इस केस में इस पूरे चीज को, इस केस में ये जो है कौन सा, ये इसको न्यूमेरिकल अपार्चर बोलेंगे, अपार्चर। अच्छा, उसमें मैंने 2 भी लिख दिया था क्या, 2 यहाँ नहीं होगा, 2 यहाँ नहीं होगा, केवल साइन बीटा। और इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू साइन बीटा को हम लोग न्यूमेरिकल अपार्चर बोलेंगे। क्लियर है, क्या इसमें दिक्कत है? नो सर। तो देख सकते हो कि रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, म्यू के आ गया। जितनी अधिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगी उतना बेटर रिजोल्यूशन होगा। क्लियर है ये? और तुम्हें शायद याद हो कि माइक्रोस्कोप पे, जैसे ये माइक्रोस्कोप हुआ, नीचे शीशा का ये सपोर्ट होता, ये होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो स्लाइड हमें चेक करना होता है उसको रखते हैं, और इसके नीचे से लाइट जल रही होती है। अभी एक्सपेरिमेंट किया होगा नहीं, किया स्कूल में 10th में एक्सपेरिमेंट किया होगा नहीं, बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट? यस सर। तो उसमें जो माइक्रोस्कोप होता है तो उसमें यहाँ पे शीशे का सपोर्ट होता है, उसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं और नीचे से लाइट जलाते हैं। अब देख सकते हो कि लाइट यहाँ जितना कम वेवलेंथ का होगा, लाइट जितना कम वेवलेंथ का होगा उतनी ही रिजॉल्विंग पावर होगी। समझ में आया? यस सर। तो यही था रिजोल्यूशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे रिजॉल्विंग पावर का, किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में। और टेलीस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप के केस में बताया था कितना, A/2, कितना था, A/1.22 लैम्डा, इस तरीके से। ये था टेलीस्कोप का और ये है माइक्रोस्कोप का। समझ में आया या नहीं? इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि ठीक है, ये जो चीजें था वो समझने के लिए था, मतलब कैसे रिजॉल्विंग पावर निकाला जाता है।
प्लस पॉइंट ये है कि इस बार सीबीएसई में ये चीज नहीं है, एनसीईआरटी में तो है लेकिन इस बार सीबीएसई में नहीं है। तो तुम्हें बस इसमें फॉर्मूला पे अपना फोकस करना है कि फॉर्मूला दोनों के केस में क्या आया है, कैसे रिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है। डेरिवेशन अगर नहीं भी याद रखोगे तो इस बार काम चल जाएगा। तो रिजोल्यूशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा खत्म हुआ। अब एक इसमें बच गया वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स और दूसरा डॉपलर इफेक्ट। तो अभी हम वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स कर देते हैं, डॉपलर इफेक्ट तो आज नहीं होगा, कल होगा। तो कल तुम्हारा खत्म हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स और फिर परसों से स्टार्ट होगा मॉडर्न फिजिक्स। हटाएं इसको अब। सर हटा। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स तो समझ लो, इसको हम एनसीईआरटी के हिसाब से बता देते हैं। अभी जो हम एक एग्जांपल लिए थे सर्कुलर अपार्चर वाला, ये मान लो हमारा सर्कुलर अपार्चर था, गोल था, और यहाँ पे स्क्रीन था, और इसका जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा था गोल था, इस पे इस तरीके से। तो इसकी जो एंगल थी, इसकी एंगल थीटा, इसकी एंगल थीटा हम कितनी लिखे थे? थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए लिखे थे कि नहीं लिखे थे? यस सर। अच्छा, अगर यही सर्कुलर अपार्चर गोल ना होके एक स्लिट हो जाएगा, गोल ना होके क्या बनेगा? एक स्लिट बन जाएगा, उस केस में ये थीटा कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन ए होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल डिफ्रेक्शन पैटर्न यस सर। होगा कि नहीं होगा? ओके। अब हम क्या करते हैं कि सपोज करो कोई भी, इसमें से हम कोई भी ले लें, मतलब चाहे हम गोल वाला ले लें या फिर ये रेक्टेंगुलर विद ले लें। थीटा गोल वाला लेंगे तो थीटा इसके इक्वल होगा, और रेक्टेंगुलर विद वाला लेंगे तो थीटा इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये होगा सर्कुलर के लिए, ये होगा सर्कुलर के लिए, और ये होगा रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए। तो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी में इसी का रेक्टेंगुलर का एग्जांपल दिया गया है, तो हम एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं कि रेक्टेंगुलर वाले स्लिट को लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर वाला स्लिट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हम स्क्रीन लिए, इस तरीके से स्क्रीन बनाए, और इस पे हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लिट ले लिए, और ये स्क्रीन डाल दिए। तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से इसमें इतना ही इलाका इल्यूमिनेटेड होगा कि नहीं होगा? बोलो। रे ऑप्टिक्स के हिसाब से और वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। ज्यादा होगा। तो यहाँ तो हम बिल्कुल स्ट्रेट रे बना दिए हैं, तो लेकिन लाइट की बेंडिंग कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होगी, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, या फिर वो कुछ दूर तक ऐसे जाएगी और फिर जाके बेंड होगी, कुछ दूर तक ऐसे जाके तब ना बेंड होगी, और ये इलाका इल्यूमिनेट करेगी कि नहीं? यस सर। तो अगर हम यहाँ पे स्क्रीन को रख दें, अगर हम यहाँ पे स्क्रीन को रख दें, उस समय तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये पैटर्न जो बना है वो रे ऑप्टिक्स से बना है कि वेव ऑप्टिक्स से बना है? यहाँ पे जो ये लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है वो रे ऑप्टिक्स से हो रहा है कि वेव ऑप्टिक्स से हो रहा है? नो सर। नहीं ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम कर दें तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन वेव एक्चुअल में जो बनेगा रिफ्लेक्टेड पैटर्न उससे बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा। बड़ा। तो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कहाँ तक है? रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कहाँ तक है? तुमको स्क्रीन मान लो, यहाँ पे स्क्रीन हम कितने पहले वाले में
पहले वाले में हम D1 सेपरेशन पे स्केल लिए थे और दूसरे वाले में D2 सेपरेशन पे स्केल लिए। उस समय में ये जो इसका विड्थ है वो कितना हो गया, जितना इसका चौड़ाई है उतना हुआ कि नहीं हुआ। और इस केस में जो बनेगा ये, उस केस में जो ये बनेगा, ये जो बनेगी वो इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी। यस सर। तो ये जो एंगुलर सेपरेशन मान लो हम थीटा ले लेते हैं, थीटा, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए लेते हैं, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए लेते हैं और यहाँ से सेपरेशन हम डी कर देते हैं। तो थीटा जो इसका मान लो ये R0 हमने लिया है, R0 लिया है, तो थीटा इक्वल टू R0 अपॉन जेड होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से R0 इक्वल टू जेड इंटू थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जेड इंटू थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये R0। यस सर। अच्छा, अब तुम इस चीज को, ये जो स्क्रीन है इसको तुम मान लो D2 सेपरेशन पे डाल रहे हो, तो वहां तुमको R0 मिलेगा कि वहां तुमको A मिलेगा। ए मिलेगा ना। तो अगर हम यहाँ D2 सेपरेशन पे डालें ना, मतलब किस पे, यहाँ R0 अपॉन कितना, सर यहाँ पे R0 D1 हो गया, R0 D1, R0 D1। तो जब D2 सेपरेशन पे डालेंगे तो R0 किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ पे A इक्वल टू D2 इंटू थीटा कर दो। तो D2 सेपरेशन से पहले तक ही रे ऑप्टिक्स वैलिड है कि उसके बाद तक वैलिड है। रे ऑप्टिक्स के हिसाब से उससे पहले ना, तो मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है, D2 तक। तो D2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, A अपॉन थीटा होगी कि नहीं होगी, या फिर A अपॉन लैम्डा A हो जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर अपॉन लैम्डा होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया। मतलब स्क्रीन से जो ये स्लिट है, उस स्लिट से अगर स्क्रीन को अप्रोक्सीमेटली D2 सेपरेशन पे रखा जाए तो वहां पे हम रे ऑप्टिक्स को हम क्या मान सकते हैं, रे ऑप्टिक्स से बना हुआ जो इमेज है उसको वैलिड मान सकते हैं कि हाँ वही एक्चुअल इमेज होगा। तो यही वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को हम लोग, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग फ्रॅक्शनल डिस्टेंस बोलते हैं। ये D2 जो आया, ये A स्क्वायर अपॉन लैम्डा जो आया, इस डिस्टेंस को हम लोग फ्रॅक्शनल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बाकी अब अगले क्लास में होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। स्पेलिंग लिख दीजिए ना। अरे फ्रॅक्शनल वही था ना, फ्रॅक्शनल बाइप्रिज्म वाला, फ्रॅक्शनल डिस्टेंस। यस सर। बाकी अब अगले क्लास में। अब डॉपलेट इफेक्ट बच गया है, तो उसके लिए डॉपलेट इफेक्ट जो साउंड वाला है एक बार रिवाइज कर लेना, वो कल, तो कल तुम्हारा वेव ऑप्टिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो टाइम के बारे में कल डिसाइड करते हैं, कल देखते हैं। अभी टाइम करना है, कल याद दिलाना, कल बात करते हैं टाइम के बारे में। ओके, आज यहीं तक।